नाउ लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ दिस इशू। ये जो इशू हमारे पास राइज हो रहा है इसकी मेन वजह क्या बनती है? देखो हमारे पास रीजंस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रीजंस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किसी जगह पे बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रक्शन या ब्रेकडाउन या खात्मा क्यों हो जाता है ऑर्गेनिजम्स का, वो समझना जरूरी है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिख रहा हूं, हो सकता है आप मेरी बात को समझ पाए। सबसे पहला मसला सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोड होना, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना किसी जगह से। अब सॉइल या मिट्टी किसी जगह से अगर खत्म हो जाए तो आपको पता है कि मिट्टी के नीचे लेयर मौजूद है पत्थर की, तो पत्थर आ जाएंगे। अब बताओ कौन पत्थर पे उग सकता है? हम तो नहीं उग सकते, हम तो उगते भी नहीं है वैसे भी। प्लांट्स ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर, और अगर किसी वजह से प्लांट्स की सॉइल उड़ जाए तो नीचे क्या पत्थर पे कौन सा पेड़ दरख्त ग्रो करेगा? उसको तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो पत्थर तो ना तो पानी को स्टोर कर सकता है, ना उससे कोई ऑर्गेनिक मैटर मिल सकता है। तो मिट्टी उड़ गई, नीचे पत्थर रह गए। अब पत्थर जब रह गए तो अब पत्थर के ऊपर ग्रोथ नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे बड़ा मसला सॉइल के लॉस होने का है। सॉइल एरोजन इज बेसिकली लॉस ऑफ सॉइल, सॉइल का जाया हो जाना, सॉइल का उड़ जाना, सॉइल का खत्म हो जाना। अब सॉइल खत्म क्यों होती है, इसकी एक बहुत मेन रीजन है, वो जरा समझ लें। बल्कि दो रीजन हैं, वो समझ लीजिएगा। पहला रीजन है ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग कहते हैं चरने को। मतलब चरना आइलैंड नहीं, चरना मतलब जमीन पे जो घास वास लगी हुई उसको खाना, जानवर खाते ना, चरना। ओवर ग्रेज, एक तो है भाई आपने जानवर छोड़ दिए, बेटा खाओ पियो ऐश करो, लेकिन इतने ज्यादा जानवर एक ही जगह पे बार बार आके खाना खा के जा रहे हैं, वहां के घास फूस खा के जा रहे हैं कि वो पूरी जमीन ही बंजर कर दी उन्होंने। और जमीन बंजर करने के बाद अब कोई दरख्त, कोई फूल, कोई पौधे, कोई घास नहीं ग्रो की हुई उस जमीन के ऊपर। अब क्या होगा कि जब हवा आएगी या पानी आएगा तो वो मिट्टी को साथ में लेके जाएगा। जब मिट्टी वहां से चली गई तो अब वहां कुछ बचा नहीं है मिट्टी को होल्ड करने के लिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूं, आप समझोगे मेरी बात को। देखो हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे ये रही मिट्टी, ठीक हो गया, मिट्टी है। अब इस मिट्टी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं कुछ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ग्रास ग्रो कर रही है, मिट्टी के ऊपर ग्रास ग्रो कर रही है। अब ये ग्रास करती क्या है? ये ग्रास तो ग्रो कर रही है, लेकिन ग्रास इटसेल्फ क्या करती है कि वो चूंकि ग्रो कर रही है तो वो मिट्टी में अपनी जड़ें फैला लेती है, और आपस में भी इन सब की मिट्टी जो जड़ें हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। कभी अगर आपने घास वास निकाली हो, कोई इस तरह का काम किया हो गार्डनिंग वार्डनिंग का, तो आपको अंदाजा होगा इस बात का कि जब आप एक घास निकालते हो तो उसके बाद कई सारी घासें निकल के बाहर आ जाती हैं। तो क्या होता है कि इनकी जड़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हुई हुई होती हैं और कनेक्टेड होती हैं। अब होता क्या है कि मैं अगर इसमें से किसी एक को पकड़ के निकालूंगा ना तो ये सारी साथ में बाहर निकलेंगी। अब इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट तो किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जमीन को भी जकड़ा हुआ है। आपने देखा होगा जब आप इसको बाहर निकालते हो ना तो इसकी जड़ों के साथ मिट्टी का पूरा तोदा एक बाहर निकल के साथ में आता है। ये क्या होता है कि जड़ें पकड़ लेती है जमीन को अच्छे से। अब होगा क्या कि हम ये करते हैं कि हमने इनको ग्रेजिंग करके ऊपर से हम खा के चले गए सारी की सारी मिट्टी को। अब जब हम मिट्टी को खा के गए तो उसका नुकसान क्या होगा कि अब मिट्टी रह गई खाली इस तरह से। अब मिट्टी को कोई बाइंड करने वाला है ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे हवा आती है तो हवा क्या करेगी, हवा आपके पास इस मिट्टी को उड़ा के लेके चली जाएगी, मिट्टी के पार्टिकल्स को उड़ा के लेके चली जाएगी।
और एक वक्त आएगा कि यहां पर सिरे से मिट्टी बचेगी नहीं, क्योंकि सारी मिट्टी उड़ के चली गई। अब इस मिट्टी को कोई बाइंड करने वाला है ही नहीं। मेरी बात समझो। तो क्या होगा, आपने खाली मिट्टी घास ऊपर से, पीछे से कुछ नए प्लांटेशन ही नहीं की, या चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। भाई एक दिन आपने यहां से खा लिया, एक महीने यहां से खा लिया, अब कहीं और जाओ, नहीं वही खाए जा रहे हैं, कोई बचे ही नहीं, सब खत्म हो गया। तो ये जो ओवर ग्रेजिंग है ना, ये भी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करती है। बायोडाइवर्सिटी को कैसे खत्म करेगी कि ये जो भी पौधे लगे होंगे वो सारे खत्म हो गए वहां से, जिस भी किस्म का पौधा सारे खत्म हो गए। दूसरी बात ये हो गई कि अभी तो आपने सारे पौधे खत्म कर दिए, लेकिन आपने पूरी जमीन एक्सपोज खुली छोड़ दी। जब मिट्टी पानी आएंगे तो वो सारी मिट्टी को उड़ा के, हवा पानी आएंगे तो मिट्टी को उड़ा के लेके चले जाएंगे। यानी कौन सा फिनोमेना हो गया, सॉइल इरोजन। और जब सॉइल इरोजन हो गई तो अगली दफा के लिए भी अब कोई नया पौधा वहां ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि वहां मिट्टी नहीं बची। तो अब से पत्थर पत्थर रह गए। अब या तो पत्थरों को मिट्टी बनाओ, बहुत साल लगेंगे उसके अंदर, या फिर नई मिट्टी लाके डालो, पैसे नहीं है। फिर क्या होगा, सॉइल इरोजन भी होगी, नई आपके पास ग्रोथ नहीं हो सकती। ओवर ग्रेजिंग भी होगी कि अब उनके बच्चे भी नहीं आ सकते वहां पर। मिसाल के तौर पर इनमें से किसी ने अगर सीड भी नीचे छोड़ भी दिए तो अब वो सीड्स ग्रो ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां मिट्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मेरी बातें समझ रहे हो भाई सारे बच्चों, क्या बातें करना चाह रहा हूं मैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम एक और बात करें तो वो ये होती है फ्लडिंग। फ्लडिंग, अब देखो फ्लडिंग का नुकसान क्या होता है। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर हर साल सैलाब आता है, वहां पर पौधे ग्रो भी कर जाएं तो खत्म हो जाएंगे फौरन से फौरन। क्यों, सैलाब आया, पानी में डूब गए, डूब जाए, आप भी डूब जाओगे तो क्या होगा, वही पौधों के साथ भी होगा, वो जानवरों के साथ भी होगा। जानवर तो ऐसी जगह पे जाते ही नहीं, उनको अंदाजा होता है कि भाई अभी गए थे, घर बर्बाद हो गया, वहां से जाना पड़ा, फिर अगले साल दोबारा जाना पड़ा, इससे अच्छा किसी और जगह पड़ाव डाल लो। लेकिन पौधों का मसला क्या होता है कि प्लांट जो है, अगर उनके सीड्स आके गिर जाए किसी जगह पे तो मजबूरन उनको ग्रो करना पड़ता। वो ग्रो करेंगे, पानी आएगा, ले जाएगा सब कुछ। लेकिन पानी के आने से वो जो एक पूरी कलेक्शन थी मुख्तलिफ प्लांट्स की, वो भी मर गई। और पानी चूंकि तेजी से आ रहा है तो वो मिट्टी को भी साथ लेके जाएगा। तो फ्लडिंग नॉट जस्ट डिस्ट्रॉयज योर बायोडाइवर्सिटी, बट इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द चांसेस ऑफ हैविंग न्यू लाइफ इन दैट पर्टिकुलर रीजन। क्यों, क्योंकि जब पानी फ्लो के साथ आया तो मिट्टी विट्टी सब भाग ले गया। वो अब मिट्टी नहीं है, यानी सॉइल इरोजन हो गई, लॉस ऑफ सॉइल। तो इट मींस कि देयर इज नो मोर चांस ऑफ ग्रोथ ऑफ मोर प्लांट्स और एनिमल्स और व्हाटएवर दैट इज। फ्लडिंग हो गई। अब फ्लडिंग के बाद एक और मसला, सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होती है? देखो, आप सबके घर में अगर बोरिंग का पानी आता है तो आप में से कोई उस पानी को इस्तेमाल नहीं करता। आप बोलते हो यार बाहर से पानी मंगवा लेते हैं, एक बार फीना का और किस का जो भी होता है, वो नेस्ले का पानी। वो क्यों मंगवा लेते हैं? जिसके अंदर सॉल्ट्स कम होते हैं। जब आप सॉल्ट वाली चीज पी नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप बताएं कि बाकी जानवर कैसे उसमें एग्जिस्ट करते होंगे? नहीं कर सकते। कभी आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा कि बिल्ली जो है प्यासी है, वो जाके समंदर का पानी पीना उसने शुरू कर दिया, मर जाएगी वो पीने के बाद। गुर्दे उसके वैसे ही थोड़े से नाजुक होते हैं, वो फेल हो जाएंगे, मर जाएगी वो। तो जो सेलाइन वाटर है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, ना वो एनिमल इस्तेमाल करते हैं, ना प्लांट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई ऐसी जमीन है जहां पर नमक ऊपर उठ के आना शुरू हो गया, और नमक कैसे उठ के आता है मैं वो भी समझा देता हूँ। ये ऐसी बात है कि आमतौर पर हम इसको डिस्कस नहीं करते, हम सिंपली कह देते हैं भाई सैलिनिटी हो गई। अबे हो कैसे गई ये तो बता दें, तो नमक थोड़ी किसी ने छिड़का है ऊपर से आके। तो सैलिनिटी कैसे आती पहले वो समझ लो, और उसके जो नुकसान है वो भी समझ लेना। अब हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि जैसे मैंने अभी जहां डायग्राम बनाई थी उसकी सॉइल की, तो सॉइल फॉर एग्जांपल ये रही, दिस इज द सॉइल, ठीक है। अब ये सॉइल है आपके पास। अब होता क्या है कि सॉइल के ऊपर जो है वो जो आपका क्या कहते हैं उसको, हीट है, जब धूप पड़ती है इसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर, तो जो मिट्टी के नीचे पानी होता है ना, पानी वो एवेपोरेट होना शुरू होता है। मिट्टी के नीचे क्या होता है? पानी होता है। पानी के मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं मैं, पानी के मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं। पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ये एवेपोरेट करना शुरू करते हैं। ये कहां जाते हैं? ऊपर जाना शुरू करते हैं। ये एवेपोरेट करना शुरू करते हैं, वो हवा में जाना शुरू करते हैं। अब पानी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता मिट्टी के अंदर, मिट्टी के साथ पानी और पानी के साथ कुछ सॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। रेड से बना रहा हूं मैं सॉल्ट्स, ठीक है, शायद फर्क समझ में आ रहा हूं।
ये देखो ऐसे ऐसे बना देता हूं ताकि वो कलर का फर्क समझ में आए। अब ये रेड में सॉल्ट्स मौजूद है। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि जब पानी ऊपर उठता है तो उसके साथ बाउंड हुआ होता है सॉल्ट भी, मुख्तलिफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मुख्तलिफ सॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं विद इन द सॉइल। जब पानी ऊपर उड़ना शुरू करता है तो अब तस्वीर कुछ इस तरह से बनती है कि देखो हमारे पास यहां पर जो सॉइल है ना उससे पानी तो बाहर चला गया, लेकिन क्या हुआ कि ये जो सॉल्ट्स थे ना, सॉल्ट्स की पूरी एक तह ऊपर जमा हो जाती है यहां पर। यही सॉल्ट जो नीचे यहां मौजूद थे, यही सॉल्ट्स निकल के ऊपर आना शुरू होते हैं और इनके ऊपर आने के नतीजे में क्या होता है कि पूरी एक लेयर बन जाती है सॉल्ट्स की। इसको हम कहते हैं सैलिनिटी। यानी पानी जब एवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है तो वो सॉल्ट्स को बाइंड करके साथ लेके जाता है। अब आप ये प्रैक्टिकल करोगे भी 9th क्लास के अंदर कि हम क्या करते हैं, टीचर्स कहते हैं भाई पानी लो, उसमें डालो नमक, उसको घुलाओ, यूं कर दिया आपने। अब आप क्या करते हो, उसको चूल्हे पे रख देते हो। चूल्हे पे रखते 9th क्लास के मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया तो कराते हैं इस तरह की चीजें। आप करते हो पानी को बॉईल, पानी बॉईल होना शुरू होता है, सारा पानी एवेपोरेट हो जाता है और नीचे आपके पास जो कटोरियां होती हैं उसके अंदर नीचे सॉल्ट जमा हुआ होता है नीचे। वो सॉल्ट कहां से आया? वो जो पानी में आपने सॉल्ट ऐड किया था, पानी तो उड़ गया लेकिन सॉल्ट क्या है, नीचे रह गया। फातिमा कह रही है मैंने घर पे इसको ट्राई किया था। यस, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। बस देख लेना, अम्मी जो है ना वो डांटे ना, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो चूल्हा पकता रहता है। तो पतीली के अंदर अगर आप एक काम करोगे तो पतीली में से पानी सारा उड़ जाएगा, तो वो पतीली जो नीचे काली हो जाती है। तो आपको जरा एहतियात इसमें करनी पड़ती है कि वो फिर मांझनी पड़ेगी। अम्मी से इजाजत ले लीजिएगा अगर बाकी किसी और कोई वाला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखना है घर में। कहीं ये ना हो कि बोलो सर ने बोला था, हमें तो अम्मी ने सुना दी, चप्पल अप्पल पड़ गए हमें, है ऐसा होता है। तो ये एक चीज याद रखे, तो पानी उड़ जाएगा और सॉल्ट चूंकि एवेपोरेट नहीं हो सकता तो वो लेयर बना लेता है ऊपर। और इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी जब आप हॉग्स बे सेंट स्पिट जाते हैं। हॉग्स बे सेंट स्पिट जाते वक्त अगर आप में से शायद अगर कोई गया हो, अगर अगली दफा जाओ ना, मैं तो इंकरेज करता हूं भाई जाया करो, घुमा फिरा करो तुम लोग। तो वो जो गुलबाई वाला रोड है जो सीधा हॉग्स बे की तरफ जाता है, आपको नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है आप लोग नहीं जाते या ड्राइव नहीं करते। जिनको रास्ता पता होगा घर में अम्मी अब्बू बड़े, उनको बताना, तो वो आपको बताएंगे। वो सॉल्ट का बकायदा पूरी एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स बने हुए। जैसे गुलबाई से आप हॉग्स बे की तरफ जाते हो तो लेफ्ट एंड राइट साइड पे जहां समंदर होता है, समंदर से के साथ ही इन्होंने कुछ ना ब्लॉक्स बनाए होते हैं, गड्ढे बनाए होते हैं। उसमें पानी जमा हो जाता है और पानी उसमें एवेपोरेट होता रहता है धूप की वजह से। पानी एवेपोरेट हो गया क्योंकि पानी खड़ा हो गया था एक गड्ढे के अंदर आके, और नीचे रह गया नमक। वो नमक उठाते हैं और फिर वो सेल करते हैं, वो आपके पास समंदर का नमक होता है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से समंदर के पास भी लेयर बन जाती है पूरी नमक की। वो कहां से आई? पानी नीचे से ऊपर आया, पानी एवेपोरेट हो गया, नमक की लेयर रह गई। ये कहलाती है सैलिनिटी। अब ये सैलिनिटी खतरनाक कैसे होगी? क्योंकि अब एक सॉइल ऐसी है जिसमें सैलाइन कंडीशन है, यानी इसमें नमक भरा हुआ है। मुझे बताओ कौन ग्रो करेगा वहां पर? तो ये ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है कि ऐसी जगह जहां पर हमारे पास पानी तो मौजूद है लेकिन पानी की मौजूदगी के साथ साथ नमकियात भी बहुत ज्यादा है, तो वहां फिर प्रॉब्लम ये होती है कि प्लांट आमतौर पे ग्रो नहीं करते। और वो ग्रो क्यों नहीं करते उसका एक और रीजन भी है जो कि प्लांट वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड है। वो फिर हम कभी पढ़ेंगे जब आप लोग मैट्रिक में आओगे, क्योंकि वो अभी आपका इस लेवल का टॉपिक नहीं है। तो उस वक्त हम बताते हैं कि पानी का लेना भी पौधे के लिए मुश्किल हो जाता है अगर सॉइल के अंदर नमक ज्यादा होती है। तो मेरे बात को, हाँ भाई, अच्छा आगे चलता हूं मैं, साथ साथ अपने मैसेज लिख दिया करो जो दिमाग में सवाल आया करें। एक 5वां पॉइंट उसको भी याद कर लीजिए जो कि इन सारे पॉइंट से रिलेटेड होता है, और वो होता है वाटर लॉगिंग। अगर किसी जगह पे बहुत टाइम तक पानी खड़ा हुआ है और पानी वहां से बाहर नहीं निकल रहा, या पानी को मौका नहीं मिल रहा है तो जाने का या जज्ब होने का, तो पानी की वजह से क्या होता है कि प्लांट्स मरना शुरू हो जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स पानी में नहीं आते। सर मिनरल सॉल्ट तो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिनरल सॉल्ट प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चूंकि आपने वाला पॉइंट रेज कर दिया जो मैं अभी बोल रहा था कि मैट्रिक में जाके पढ़ते हैं वाली बात, तो उसमें एक बात याद रखिएगा, एक जर्नल आपको बात बता रहा हूं कि अगर हमारे पास हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी के अंदर सॉल्ट्स ज्यादा हो जाएं, सॉल्ट्स बॉडी में ज्यादा हो जाएं, तो हमें प्यास ज्यादा लगती है।
हमें प्यास ज्यादा लगती है। वो क्यों लगती है? एक फिनोमेना होता है वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल का, उसको मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। लेकिन अपने लेवल पे बात याद रखिएगा कि अगर बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा, एनी काइंड ऑफ अ सॉल्ट, तो हमें पानी प्यास ज्यादा लगेगी, हमारी कोशिश होगी कि पानी ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी में एंटर हो। लेकिन अगर यही कंडीशन उल्टी हो जाए, उल्टी का मतलब क्या कि आपके बाहर सॉल्ट ज्यादा हो जाए, आप एक ऐसी जगह पे मौजूद हो जहां सॉल्ट बाहर ज्यादा है अंदर नहीं, तो पानी अंदर से निकल के बाहर की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि वेयर एवर देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, वाटर विल मूव टुवर्ड्स इट, वाटर विल मूव टुवर्ड्स इट। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात क्लियर हो गई सबको? जहां सॉल्ट ज्यादा होगा पानी की मूवमेंट भी उसी तरफ होती है आमतौर पे। हाँ भाई, बात समझो मेरी? हाँ, अब इसका मसला समझो। अगर मिसाल के तौर पे मैं इस कंडीशन में जहां सॉल्ट ज्यादा है मिट्टी में, यहां पर एक प्लांट लगा दूं, मुझे बताओ इस प्लांट को पानी लेने में मसला होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये बात याद रहे कि सॉइल में सॉल्ट हद से ज्यादा हैं, तो प्लांट में सॉल्ट उससे कम होंगे जो नेचुरल सॉल्ट होंगे। तो पानी अगर इस सॉइल में आता भी है तो वो प्लांट के लिए पीना या एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो प्लांट के लिए सैलिनिटी में रहना मसला नहीं होता, प्लांट के लिए उस सैलाइन सॉइल से पानी निकालना मसला होता है, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना ये है कि जिस तरफ सैलिनिटी ज्यादा होगी पानी उस तरफ मूव करने लगता है। तो ये देखिए, उम्र के तवस्सुस से एक पॉइंट आप लोगों के सामने आ गया जो आमतौर पे मैं आप लोगों के लेवल पे क्लियर नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा यानी इसका थोड़ी टेक्निकल चीज होती है ये। लेकिन चले, उम्र की बदौलत हमें एक चीज यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली जो शायद आप लोग कभी आगे जिक्र भी कर सको किसी से, तो आपको फायदा हो, आपको चौड़ा होने में एक मौका मिलेगा सबके सामने कि आपको एक अलग से फिनोमेना का पता है which is related to water potential and osmotic potential of a living cell। मेरी बात समझ गए सारे बच्चे? ओके, सो नाउ अब हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव वाटर लॉगिंग। तो अगर पानी जरूरत से ज्यादा खड़ा हुआ है किसी जगह पे, तो अब देखो ना बेचारे जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं पौधे की, उनमें पानी खड़ा हुआ है तो वो सांस कैसे लेंगी? रूट्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन उसको मिल रही होती है सॉइल से। आमतौर पे सॉइल जो होती है, जब अगर आपने कभी सॉइल की गुडाई की हो, गुडाई जानते हो किसको कहते हैं? वो जो मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं थोड़ा सा और एक बड़ी अच्छी खुशबू निकलती है, वो जियोमिसिन के नाम से एक कंपाउंड होता है जो सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो अंदर एयर के साथ बाहर निकलता है जब उसको मौका मिलता है। यही वजह है कि जब बारिश होती है तो बारिश की अलग से खुशबू है। वही पानी जो आपके घर में आ रहा है किसी वजह से, दरियाओं का कहीं से, वो भी बारिश का ही है, लेकिन जो बारिश का पानी हमारे घर के बाहर आके गिरता है उसकी खुशबू बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम कंपाउंड्स के जो कि जमीन से निकलते हैं उस वक्त एयर के साथ एवेपोरेट होते हैं जब आपके पास पानी से पड़ता है। अच्छा, जब आप गुडाई करते हो एयर की, मिट्टी की, तो उसमें एयर को ऊपर नीचे किया जा रहा होता है। एयर को ऊपर नीचे का मतलब क्या ये है कि भाई गुडाई करते वक्त आप कोशिश ये होती है कि बाहर की एयर अंदर और अंदर की जो ट्रैप्ड एयर है बाहर निकले, ताकि फ्रेश एयर मिल सके रूट्स को रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए। अब होगा क्या कि एयर जो है, एयर के स्पेसेस होते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर थोड़ी थोड़ी जगहें होती हैं जहां पर हवा भरी हुई होती है। अगर वो हवा की जगह आपके पास पानी आ गया तो पूरी जगह पानी से भर गई और पानी का लेवल ऊपर तक आ गया, यानी मिट्टी से वो ऊपर चला गया। कराची में आप लोगों ने देखा होगा रोडें भर जाती हैं तो मिट्टी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, मिट्टी का तो और बुरा हाल होता है कराची में। तो मिट्टी के अंदर ही पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है तो रूट्स को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। रूट्स क्या करती हैं? गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं और प्लांट की डेथ हो जाती है, प्लांट डाइज। तो प्लांट डाइज, अब प्लांट मर गया, पौधा खत्म हो गया, दी एंड हो गया उसकी, और लाइन से सारे पौधे खत्म हो गए। सर आप प्लांट की बात कर रहे हैं, एनिमल का तो बताएं भाई। अगर कहीं प्लांट ही नहीं होंगे तो एनिमल कहां से आएंगे? क्योंकि एनिमल तो उन प्लांट पे एग्जिस्ट करते हैं, या तो उनके ऊपर घर बनाते हैं या उनसे खाना खाते हैं या कुछ इस तरह का मामला करते हैं, उनकी रूट्स में रहते हैं नीचे। तो ये मसला हो जाता है आपके पास। तो वाटर लॉगिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है, दैट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को आपके सामने मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और लिख भी दिया अलग से कि नेक्स्ट टाइम समवन asks you what are the main factors or reasons for the destruction of biodiversity in a specific habitat in a specific zone, तो आप उन 5 का नाम लिखोगे और उस स्पेसिफिक जोन के एतबार से आप उसकी बात करोगे। अब मुझे देखो एक सिंपल सी बात बताओ, क्या डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट सहरा के अंदर
वाटर लॉगिंग हो सकती है सहरा के अंदर? वाटर लॉगिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि वहां पानी सिरे से होता नहीं। सिरे से होता नहीं का मतलब क्या? बारिशें नहीं होती। तो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम नहीं है डेजर्ट की कि वो वहां की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सके। एक और चीज बताओ, क्या सैलिनिटी प्रॉब्लम है डेजर्ट्स की? क्या अगर मैं आपके सामने डेजर्ट एक प्रॉब्लम रखूं कि यार डेजर्ट के अंदर बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है, तो वाटर लॉगिंग से तो नहीं हो रही, क्या सैलिनिटी से हो सकती है? डेजर्ट के अंदर सैलिनिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। आमतौर पर सैलिनिटी के लिए पानी का पहले होना लाजमी होता है। क्या फ्लडिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बायोडाइवर्सिटी का डेजर्ट के अंदर? फ्लडिंग नहीं कर सकती। क्या ओवर ग्रेजिंग प्रॉब्लम है बायोडाइवर्सिटी की इन डेजर्ट्स? नहीं है। फिर क्या मसला है? आखिरी मसला क्या है? आप बोलोगे सर सॉइल इरोजन। मैं बोलूंगा कैसे? आप बोलोगे सर वो जो बड़े बड़े टीले बने हुए हैं सहरा के अंदर, वो हवा से उड़ते हैं और वो पूरे पूरे डिस्प्लेस होते हैं। वो बाकायदा पर ईयर कुछ सेंटीमीटर्स मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चले आते हैं, क्योंकि हवा इतनी तेज होती है कि वो सारी मिट्टी को ले जाती है। तो सॉइल इरोजन इज अनदर फैक्टर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन डेजर्ट्स। मेरी बात समझो कि नहीं समझे? अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं इससे हट के बात कर लूं, मैं आपसे कहूं मेरा बेटा मुझे ये बताओ कि माउंटेन्स के ऊपर, माउंटेन्स या हिल्स पे अगर बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही तो वो किस किस पॉइंट से होगी? क्या वो वाटर लॉगिंग से हो सकती है? क्या वो वाटर लॉगिंग से हो सकती है? पहाड़ों के ऊपर छोटी छोटी जो आपके पास हिल्स होती हैं, क्या उसके ऊपर वाटर लॉगिंग के जरिए बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो सकती है? आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई देखो ये ना ये यूं या क्या कहते हैं पहाड़, अब पहाड़ के ऊपर पानी तो जमा ही नहीं हो सकता, वो तो सीधा नीचे आएगा छुक, तो पानी खड़े होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या सैलिनिटी से प्रॉब्लम जनरेट होगी? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि पहाड़ जो है उस पे तो नमक, उस पे तो पत्थर है, तो नमक कहां से आएगा? क्या फ्लडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है पहाड़ों के ऊपर? माउंटेनियस रीजन, हिली रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट करने के फ्लड नहीं, क्योंकि पानी नीचे चले जाएगा तो फ्लड तो हो नहीं सकता। ओवर ग्रेजिंग का मसला हो सकता है। अब यहां पर एक बात याद रखना, there is a factor sometimes that causes overgrazing and destruction of biodiversity on mountains or hills। मैं बताता हूं कैसे। देखो, अगर मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं एक ऐसी जगह की कि जहां पर यूं स्ट्रेट जगह यूं आ रही है, आप लोगों ने लैंडस्लाइडिंग का वर्ड सुना है कभी? लैंडस्लाइडिंग में पता है क्या होता है? जमीन सिरकती है नीचे की तरफ। क्यों? बारिश होती है, पानी जज्ब होता है मिट्टी में और मिट्टी उसको खींच के नीचे लेके आ जाती है, वो नीचे चलना शुरू हो जाती है। अब ये जो पानी के साथ जो मिट्टी नीचे आई है, पता है ये कभी भी नीचे ना आती अगर इस मिट्टी के ऊपर दरख्त और वेजिटेशन मौजूद होती। क्या मौजूद होती? दरख्त मौजूद होते और वेजिटेशन मौजूद होती। हिल्स के ऊपर भी, माउंटेन, सर माउंटेन में कौन ग्रेजिंग करता है? अगर आपका कभी केपी के जाना हो तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि वहां बड़े बड़े दरख्त भी हैं, वहां आपके पास छोटी छोटी ग्रासेस और श्रब्स भी होती है, और वो अपने जो चरवाहे हैं, यानी जो शेपर्ड जिसको हम कहते हैं, वो अपने पौधों, अपनी जो उनकी कैटल्स हैं उनको ग्रेजिंग के लिए ऊपर लेके जाते हैं। खाली यही मसला नहीं, अगर मैं ओवर ग्रेजिंग के साथ लिंक कर लूं डिफॉरेस्टेशन को, यानी पत्तों और दरख्तों के कटने को, तो भी एक ही बात हो गई, यानी ग्रेजिंग यानी प्लांट्स का रिमूवल होना, चाहे खाने से हो या काटने से हो। अब जब दरख्त ही नहीं होंगे तो मिट्टी भी नीचे मूव करेगी पानी के साथ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल इसी तरह का फिनोमेना होगा, बस ये मामला होगा कि थोड़ा टिल्ट होगा। ये जमीन तो मैंने स्ट्रेट बनाई, ये तो जमीन थोड़ी टिल्ट होगी। अब टिल्टिंग के नतीजे में क्या नुकसान हो जाएगा? टिल्टिंग के नतीजे में नुकसान ये होगा कि अब अगर बारिश भी होती है तो मिट्टी को साथ लेके नीचे आएगी, लेकिन अगर वहां पर वेजिटेशन मौजूद है तो वो जमीन को बाइंड करके रखेंगे और मिट्टी सिरकेगी नहीं। मेरी बात समझ में आई है? सो ओवर ग्रेजिंग और कटिंग ऑफ प्लांट्स या डिफॉरेस्टेशन जो वर्ड यूज करते हैं, दे कैन बी अ मेजर रीजन इन डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। और जब हम ये काम करते हैं, यानी ओवर ग्रेजिंग या डिफॉरेस्टेशन, उसके नतीजे में पता है क्या होता है? उसके नतीजे में पॉइंट नंबर 1 होता है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सॉइल इरोजन। सर राइस प्लांट में तो वाटर सॉइल में बहुत होता है, वो तो ट्यूलिप उसके साथ भी होता है, लोटस के साथ भी होता है, वो लिली के साथ भी होता है, वो कराची के अंदर एक बड़ी बड़ी सी ग्रास ग्रो करती है, उसका नाम फ्रेगमाइटस, उसके अंदर भी होता है। वो एक अलग फिनोमेना है
और वो फिनोमिना वो है कि उनको वो पौधे को पसंद ही है, मतलब पौधे का तो अपना शौक है ना ये। हम तो यहाँ वो बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर किसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ राइस का प्लांट ग्रो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ राइस का प्लांट ग्रो कर रहा है, तो क्या वहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सिर्फ राइस का प्लांट ग्रो कर रहा है अगर किसी जगह पे, कम होगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन इन लाइफ एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। अभी किसी बच्चे ने शायद फातिमा ने एग्जाम वो डेफिनेशन बताई थी, किसी स्पेसिफिक रीजन में डाइवर्सिटी यानी वेरिएशन होना बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, एक जगह है जहां सिर्फ लगा हुआ ही चावल कफ की फसल है और कोई प्लांट ही नहीं है उस पानी के अंदर, तो वहां तो डाइवर्सिटी तो ना हुई, बायो तो हो गया, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स तो हो गए, लेकिन क्या नहीं हुआ? डाइवर्सिटी नहीं हुई। अब बात समझे कि बायोडाइवर्सिटी क्यों उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम ये तो कहेंगे कि भाई एग्रीकल्चरल फील्ड जो होती है ना, जो हम खुद से लगाते हैं अपनी मर्जी के लिए, वहां पर एक ही तरीके का पौधा लगा हुआ होता है, वो बायोडाइवर्सिटी में शुमार नहीं होता। बायोडाइवर्सिटी में शुमार होता है एक रीजन के अंदर कई सारे मुख्तलिफ किस्म की डाइवर्सिटीज हो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम कटहरे में खड़ा करेंगे एज बायोडाइवर्सिटी। लेकिन अगर सिरे से एक ही प्लांट लगाओ तो बायोडाइवर्सिटी नहीं, तो वो तो उसको हमने कंडीशन वैसी प्रोवाइड की। वरना फिर अगर आप देखो कि अगर हम इसी कंडीशन में जहां पर ये राइस लगा हुआ है, यहाँ पर हम नीम का पेड़ लगा दें, यहाँ पर हम सनफ्लावर लगा दें, यहाँ पर हम व्हीट लगा दें, उसी खड़े पानी में वो ग्रो नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो यहाँ पर फैक्टर्स वो होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी का फैक्टर थे। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा भाई, अब इससे आगे चलते हैं। मसले हमारे सामने आ गए, मसले हमारे सामने आ गए, इनका हल हम वक्त के साथ साथ निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे जरा पहले उसकी बात कर लेते हैं।